हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हमारा एक जीव विज्ञान का सेशन रहने वाला है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है उत्सर्जन, जो कि चैप्टर संख्या लगभग 4 नंबर में हम सभी को देखने के लिए मिलता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं उन सभी को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्लास 10 के लिए उपयोगी है, ये हमें समझ कर चलना है। और जो कॉम्पिटेटिव लेवल में है वो भी आ सकते हैं, उनको भी सही तरीके से ये समझ में आए तो काम में आ सकता है। और 10th क्लास के अलावा 12th का काम नहीं आएगा, 11th का काम नहीं आएगा, सीधा ये कॉम्पिटेटिव लेवल का आएगा और उससे पहले यहाँ क्लास के लिए आएगा। तो ये चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन के बारे में इस चैप्टर के अंदर समझना है। और ये जो उत्सर्जन है इसका पार्ट 1 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब कि पार्ट 1 इसमें है, ये वीडियो में हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, तो पार्ट 2 आना बाकी है। तो आप लोग पार्ट 2 भी सही तरीके से देखिएगा। तो ये देखने के लिए आप लोग नशा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और कल इसी टाइम में, आज तो टाइम कितना है, तो टाइम बोले थे कि 11:30 में चालू होगा, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट लेट हो चुका है। क्यों हुआ है? तो ये सेटअप करने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो आप लोग सही तरीके से डेली जुड़िए और समझिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या है? उत्सर्जन है। उत्सर्जन 4 नंबर चैप्टर में आता है एनसीईआरटी बुक में। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा, रिवीजन रहेगा, यानी कि जो पीछे पढ़ेंगे उसका रिवीजन करेंगे। और एक मॉक टेस्ट बोले थे, मॉक टेस्ट रहेगा। तो मॉक टेस्ट के बारे में लास्ट में बताएंगे। और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, इसी कारण से यहाँ पर पार्ट 1 लिख दिए हैं और पार्ट 2 आगे आएगा। समय डेली रहेगा 11:30 में। चलिए आगे की ओर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। डेली आप सभी को लाइव क्लास दिया जाएगा और समझाया जाएगा। क्या आप लोग बता सकते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? उत्सर्जन से पहले हमें समझना होगा कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो उत्सर्जी पदार्थ उन सारे वस्तुओं को कहते हैं, वे सारे वस्तुओं को कहते हैं जो कि व्यक्ति के लिए उपयोगी ना हो, आवश्यक ना हो, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उसी को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर घर में बाहर का जो अलग करते हैं, घर से जो कचरा निकलता है, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ है। लेकिन यहाँ पर जीव विज्ञान में पढ़ना है तो ये परिभाषा इसका नहीं होगा। परिभाषा ये होगा कि यहाँ पर जो सजीव अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो पार्ट हमारे लिए उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? तो उपयोगी होते हैं, तो वे तो पच जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ उसी में से होता है जो नहीं पचता है, यानी कि अपचा रह जाता है, तो वह बाहर निकलता है। और जो बाहर निकलता है वह सारे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो सारे पदार्थ को उत्सर्जन कहते हैं। तो एक बार जो लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। तो क्या होता है? वे अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब कि हमारे लाभ के लायक नहीं है, बचा हुआ है, तो वे अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के उपापचय है, यानी कि पचने के बाद जो बचा हुआ है, उपापचयी क्रिया के दौरान बनते हैं और जिसका शरीर में अधिक मात्रा में रहना हानिकारक होता है। हानिकारक मतलब कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है, तो उन सारे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। एक बार जितने भी लोग जुड़े हैं थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली इसी प्रकार से आप सभी को क्लास कराया जाएगा। क्या करना है? तो सब्सक्राइब करना है, पर पूरा स्पेलिंग लिखते हैं, सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर इस प्रकार से सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए और डेली क्लास कीजिए। यहाँ पर उदाहरण हो सकता है क्या क्या हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट है। तो सबसे पहले यूरिया होता है, जो कि मूत्र के माध्यम से निकलता है। फिर क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है, ये मूत्र में ही निकलता है। अमोनिया, ये भी उसी में निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान निकलता है। अतिरिक्त जल, ये सब मूत्र की सहायता से निकलता है। अतिरिक्त लवण, ये सारे क्या है? तो ये पसीना से निकल सकता है, मूत्र के माध्यम से भी निकल सकता है। तो ये सारे हमारा क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। तो इतना आप सभी को समझ में आया हो कि क्या है उत्सर्जी पदार्थ। तो जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है, हानिकारक होता है, उन सभी को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। और आगे की ओर चलते हैं, तो आगे की ओर देखने के लिए मिलता है कि उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन को समझने के लिए आप सभी लोग उत्सर्जन बता दिए हैं। अब वही जो उत्सर्जित पदार्थ को हम लोग बाहर निकालेंगे उसे क्या कहेंगे? तो उत्सर्जन कह देंगे। ये आमतौर पर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परिभाषा क्या है कि शरीर में बनने वाले हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि वे सारे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उन सभी को शरीर से बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने की पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। बस यही यहाँ पर इसका परिभाषा है। अब उत्सर्जन में क्या क्या निकल सकता है? तो मूत्र निकल सकता है,
पसीना निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है, और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मल निकल सकता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे उत्सर्जित पदार्थ हैं। और उत्सर्जन की परिभाषा क्या होता है, तो शरीर में बनने वाले हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो ये आप सभी को समझ में आया होगा। उत्सर्जित पदार्थ के रूप में मूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ मल हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ पीडीएफ है जो कि सही तरीके से समझना है, और उसके बाद खत्म हो जाएगा, आधा अगले दिन खत्म होगा। तो सही तरीके से यहाँ पर समझते चलिए। अब एक होता है संतुलित जल क्या होता है, या जल संतुलन क्या होता है। तो संतुलन जल होता है कि शरीर में जल की मात्रा जब संतुलन जिस क्रिया के द्वारा करता है या जिस क्रिया द्वारा होता है तो वह जल संतुलन कहलाता है। क्या, तो शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया द्वारा होता है उसी को जल संतुलन कहते हैं। यानी कि ज्यादा ना हो, कम ना हो, तो इन सभी क्रिया जिसके द्वारा होता है, जल ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, यही संतुलन कहलाता है। तो ये जल संतुलन का परिभाषा हो गया। आगे आता है कि जीव में उत्सर्जन क्या होता है, जंतु में उत्सर्जन क्या होता है। चलिए आगे समझते हैं जीवों में उत्सर्जन या जंतुओं में उत्सर्जन क्या है। जीवों में उत्सर्जन, तो सबसे पहले तो जटिल बहुकोशिकीय मतलब कि जिसमें एक से अधिक कोशिका होता है उसे क्या कहते हैं, तो बहुकोशिकीय कहते हैं। और जटिल में कौन आता है, तो जटिल में जिसमें रीढ़ की हड्डी से पाया जाता है उसे जटिल कहते हैं। यहाँ पर जटिल बहुकोशिकीय जंतु में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचना पाया जाता है, जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे जानवर हो गया, सभी में उत्सर्जी के लिए एक अलग से अंग होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उत्सर्जी अंग कहते हैं। और उत्सर्जन प्रक्रिया करने में जितने भी अंग भाग लेते हैं तो सभी मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं जिसको उत्सर्जी अंग तंत्र कहते हैं। तो ये सभी को ध्यान में रखना है। ऐसे तो ये ज्यादा उपयोगी चैप्टर नहीं है, फिर भी इसमें से कुछ है जिसको हम लोग सही तरीके से समझते चलेंगे। जैसे कि पहले मैं बता दें कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो उत्सर्जी पदार्थ बहुत ही उपयोगी है। तो उत्सर्जी पदार्थ को सही तरीके से समझना है। आगे जो बताएंगे उसमें भी कुछ बता देंगे कि VVI है, इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से समझते चलना है। तो चलिए यहाँ पर फिर से पढ़ देख सकते हैं कि जटिल बहुकोशिकीय जंतु में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचना पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब एक आता है कि निम्न श्रेणी क्या होता है, तो बहुकोशिकीय होगा लेकिन वह हम लोग से कम कोशिका पाया जाए। जैसे कि एक कोशिका हो जाए, 2 कोशिका हो जाए, इस प्रकार से होता है। तो वे छोटे जंतु में आते हैं, निम्न श्रेणी वाले जंतु में आते हैं। तो जैसे कि क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, अमीबा होता है। विशेष उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इस प्रकार का होता है। अमीबा का अगर चित्र बनाए तो जैसे मन है वैसे बना दीजिए, इस प्रकार से अमीबा का चित्र हो जाता है। अब इसी में आता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के लिए एक विशेष प्रकार का चित्र होता है जो इस प्रकार से बनता है। और इसका आकार कैसा होता है, तो आप लोग अपने जूते का मोजा देखे होंगे, सेम उसी प्रकार से। जिभ भी देखे होंगे, जिभ भी सेम उसी प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे करके। और इसके चारों तरफ ऐसे करके एक सिलिया लगा रहता है, जिसके माध्यम से यह आगे की ओर चल पाता है और अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो पूछा जा सकता है कि बताओ कि पैरामीशियम में जो होता है भोजन किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो यहाँ पर इसमें होता है सिलिया के माध्यम से। अब पूछा जाएगा कि पैरामीशियम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस अंग से जाता है, तो वह सिलिया के माध्यम से। इसमें जो काम करेगा सब सिलिया करेगा। लेकिन यहाँ पर अमीबा क्या है, तो अमीबा में ना चलने के लिए कोई विशेष अंग होगा, ना तो खाने के लिए विशेष अंग होगा। ये अपने शरीर के किसी भी स्थान पर से भोजन कर सकता है और उत्सर्जन कर सकता है। तो इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है। इसमें कह सकते हैं कि ये जो अमीबा है वह क्या है, तो यह एक प्रकार का अनिश्चित संरचना वाला जीव है। ठीक है, बस इतना ही समझना है। चलिए, इसमें कोई उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है, ये समझ के रखना है। अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी पदार्थ में मुख्य रूप से अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ऐसे उत्सर्जी पदार्थ शरीर के सतह से विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यानी कि विसरण क्रिया द्वारा जहां पर से चाहेगा वहां पर से ऑटोमेटिक निकाल देगा। जैसे कि यहाँ पर केंद्रक हो गया, यहाँ पर से भोजन किया, यहाँ पर आया। अब इसको मन है कि हमारा शरीर जो है पच गया है, शरीर में भोजन जो है वह पच गया है, तो यह जिस माध्यम से चाहेगा, जौन स्थान पर से चाहेगा वहां पर से निकाल सकता है। क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो बस इसको इतना ही समझना था। चलिए आगे की और भी पीडीएफ को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्य में उत्सर्जन क्या है, मनुष्य में, स्पेशल मनुष्य में समझना है।
तो यहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा, इसको भी समझ आएंगे कि क्या है। वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है। वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती है वे मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और क्या होता है तो मूत्र मार्ग होता है। तो ये हमारे मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। क्या क्या होता है तो मूत्र वाहिनी होता है जिसको यूट्रस कहते हैं, मूत्राशय होता है जिसको यूरिनिया ब्लैडर कहते हैं, तथा क्या है मूत्र मार्ग है। क्या है मूत्र मार्ग है। तो ये हमारे मनुष्य में पाया जाता है, यानी कि हम लोग में पाया जाता है। और ये किस का उत्सर्जन करता है तो ये अधिकतर मूत्र का ही विसर्जन कर सकता है। इससे मतलब कि इससे मूत्र का उत्सर्जन होता है, ये कहने का मतलब है। तो चलिए यहाँ पर एक बात बताया था कि वर्टिब्रेटा उपसंघ क्या होता है। तो वर्टिब्रेटा उपसंघ उसे कहते हैं जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं। ये पहले भी हम बोल दिए हैं और फिर बोल रहे हैं। यहाँ पर वर्टिब्रेटा जो होता है उसमें रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं। तो एक बार जितने भी लोग जुड़े हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। क्या करना है सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और आगे की ओर क्लास सही तरीके से करना है। चलिए वर्टिब्रेटा के बारे में लिखा भी गया है कि वे उन्नत जंतु जिसमें रीढ़ के हड्डी या तो कह सकते हैं कि मेरुदंड और मजबूत आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया तो मनुष्य में कंकाल पाए जाते हैं और सभी कंकाल आपस में मिलकर कंकाल तंत्र बनाते हैं। तो ये सारे पाए जाते हैं। यहाँ पर मनुष्य में पंजर पाए जाते हैं, पंजर पसली जिसको कहते हैं, ये सारे पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है यह वर्टिब्रेटा उपसंघ में आता है और इसमें 3 प्रकार के उत्सर्जन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। मूत्र वाहिनी होता है, मूत्राशय होता है और क्या होता है तो मूत्र मार्ग होता है। क्या इतना तक आप सभी को ठीक है? बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि वृक्क क्या है। तो वृक्क यहाँ पर कह सकते हैं कि वृक्क क्या है तो मनुष्य में उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग है जो कि मूत्र को सही तरीके से उत्सर्जन में सहायता करता है। अब इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, कण इसमें तो नहीं होगा, छोटे छोटे नली पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं तो छोटे छोटे जो नली पाया जाता है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। यहाँ पर नेफ्रॉन कहा जाता है। अब नेफ्रॉन क्या है तो नेफ्रॉन एक प्रकार का छोटी रक्त केशिका की तरह कह सकते हैं कि रक्त केशिका है, इतना पतला पतला होता है तो उसको रक्त केशिका भी कह सकते हैं। अब यह क्या होता है तो वृक्क में लगभग 10 लाख की संख्या में, कितने संख्या में तो 10 लाख की संख्या में कह सकते हैं कि क्या होता है तो नेफ्रॉन पाया जाता है। किसमें? वृक्क में पाया जाता है। तो मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा के पृष्ठ देह भित्ति से सटे हुए होते हैं, कशेरुकी के दोनों ओर स्थित होते हैं। कशेरुकी क्या है तो यह मेरुदंड यानी कि कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी को ही कशेरुकी कहा जाता है। बाएं वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है, यानी कि एक नीचे हल्का होगा तो एक ऊपर स्थित होगा। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है तथा इसका आकार जो होता है एक सीम के बीज के आकार होता है। क्या होता है? सीम के बीज के आकार। अब यहाँ पर से हम आप सभी को बता रहे हैं जो कि 1 नंबर पूछे जाएंगे, तो इसको सही तरीके से आप लोग लिखिएगा, समझिएगा कि क्या है। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसको सही तरीके से आप लोग लिख लीजिए कि क्या है वे सारे जो उपयोगी है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बताइए कि मनुष्य में क्या तो मनुष्य में वृक्क कितने होते हैं। मनुष्य में वृक्क की संख्या ये पूछे जा सकते हैं, वृक्क की संख्या ये पूछे जा सकते हैं कि वृक्क की संख्या कितना होता है। अब क्या पूछा जा सकता है तो इसमें पूछा जा सकता है कि वृक्क का आकार कैसा होता है। तो वृक्क का आकार क्या पूछेगा तो वृक्क का आकार पूछेगा। वृक्क का आकार, वृक्क का आकार कैसा होता है तो आकार जो होता है एक सेम के बीज के आकार होता है, इस प्रकार से होता है। और भी आगे इसमें से पूछा जाता है तो आगे की ओर बताएंगे जो पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या होता है तो सेम के बीज के समान होता है। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब साथ ही साथ इसका मोटाई भी होता है। कितना होता है तो 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई चौड़ाई तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर यहाँ पर लिख देते हैं। क्या करेंगे लिख लेंगे। चलिए उसको भी लिख देते हैं कि लंबाई चौड़ाई पूछ सकता है तो किसका पूछेगा तो वृक्क का पूछेगा कि वृक्क का लंबाई चौड़ाई मोटाई कितना होता है। वृक्क का लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितना होता है मोटाई। तो इन सभी को पूछा जा सकता है, तो इसको सही तरीके से याद रखना है। ये पूछा जा सकता है, ये VVI के रूप में है। इसमें जितने भी लिख रहे हैं सब VVI है, ये पूछा जा सकता है।
जो ब्रीक होता है, ब्रीक के भीतरी नकोदर सतह तथा यहाँ पर एक और वहां पर बचा हुआ है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका मोटाई कितना होता है तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। ब्रीक की बाहरी सतह उनतोदर तथा भीतरी सतह के नतोदर कहते हैं। अब ये क्या है, तो जो जिसका पेट उभरा होता है, यानी कि पेट कह सकते हैं कि उभरा होता है, उसको उनतोदर कहते हैं, और जो अंदर की ओर धंसा होता है उसको नतोदर कहते हैं। ये समझना है। ब्रीक के भीतरी नतोदर सतह हाइलम्स कहलाती है। क्या कहलाता है तो भीतरी सतह नतोदर जो होता है वह हाइलम्स कहलाता है। इसी जगह से ब्रीक ब्रीक धमनी ब्रीक में प्रवेश करती है तथा ब्रीक सिरा बाहर की ओर निकल जाती है। यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझना है कि ब्रीक धमनी जो है कहाँ होता है तो ब्रीक में प्रवेश करता है और ब्रीक सिरा जो है वह बाहर निकल जाता है। तो इसको सही तरीके से समझना है। आगे क्या है तो उतोदर के बारे में समझा गया है कि उतोदर क्या है, तो वह अवस्था जिसमें पेट असमान रूप से उभरा होता है। क्या होता है तो असमान रूप से उभरा होता है। अभी बताए थे कि यहाँ पर उभरा होगा तो क्या कहेंगे उल्टोदर कहेंगे। नतोदर में क्या होता है तो वह स्थिति जिसमें पेट अंदर की ओर धंसा होता है, तो इसको क्या कहेंगे नतोदर कहेंगे। तो इसको सही तरीके से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले बताए थे क्या तो उत्सर्जी पदार्थ बताए थे कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या है तो उत्सर्जी पदार्थ होता है। उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ फिर उत्सर्जन पदार्थ है कि उत्सर्जन क्या है। अभी इसमें से इंपॉर्टेंट यही 2 प्रश्न हुए हैं, तो इसको ही सही तरीके से समझना है। फिर जल संतुलन बताए थे तो वे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वे सारे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है तो उससे उत्सर्जन पदार्थ उत्सर्ज्य पदार्थ कहेंगे। और वे सारे पदार्थ उत्सर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है तो उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में ब्रीक की संख्या कितना होता है तो 2 होता है, या तो कह सकते हैं कि 1 जोड़ा में होता है। क्या होता है तो 1 जोड़ा में। ब्रीक का आकार कैसा होता है तो ब्रीक का जो आकार होता है वह एक सेम के बीज के आकार का होता है। क्या होता है सेम के बीज के आकार का होता है। और इसका करीब कितना होता है तो 10 सेंटीमीटर होता है। और चौड़ाई कितना होता है तो 5 से 6 सेंटीमीटर होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर। और मोटाई कितना होता है तो 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक कह सकते हैं। तो ये सारा बात को याद रखना है, बस इतना ही इसमें से इंपॉर्टेंट है। और आगे की ओर चलते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको समझेंगे। प्रत्येक ब्रीक के बाहर प्रत्येक ब्रीक के हाइलम से एक मूत्र वाहिनी निकलती है। मूत्र वाहिनी का शीर्ष भाग जो होता है ब्रीक के बाहर निकलता है, थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। इस मोटे भाग को मूत्र वाहिनी की श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक मूत्र वाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार का होता है। ये समझना है कि मूत्राशय का आकार कैसा होता है, आकार में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसको सही तरीके से याद रखना है कि मूत्राशय का जो आकार होता है वह कैसा होता है, वह नाशपाती का आकार का होता है। देखिए यहाँ पर चित्र को दिखा देते हैं। ये हमारा है मूत्राशय। क्या है मूत्राशय, यही यहाँ पर है क्या चलिए यहाँ पर अभी तो पूरा सही तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले ये समझ लेते हैं। चलिए कैसा आकार होता है तो नाशपाती के आकार का होता है। पतली दीवार एक थैली समान रचना होता है जो उदर गुहा के पीछे भाग रेक्टम के नीचे स्थित होता है। मूत्राशय के पीछे भाग में एक नली के जैसा संरचना होता है जिसे क्या कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग फिर क्या होता है मूत्र मार्ग निकलते हैं। मूत्र मार्ग मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है और मूत्र वाहिनी के मुख से मूत्र मार्ग के त्रिकोणीय क्षेत्र को मूत्राशय या तो ट्राइगोन कहते हैं। क्या कहते हैं ट्राइगोन कहते हैं। सही तरीके से आगे चित्र में समझेंगे कि क्या है। तो पहले ये समझ लेते हैं क्या है ब्रीक का संरचना क्या होता है। ब्रीक का संरचना, ब्रीक के संरचना के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रीक क्या है तो ब्रीक प्रत्येक ब्रीक बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखीय पेशी से बना एक पतला कैप्सूल से होता है। क्या होता है ढका होता है। प्रत्येक ब्रीक में एक बाहरी प्रांतस्थ भाग तथा एक भीतरी अंतःस्थ भाग होते हैं। क्या होता है तो यहाँ पर एक बाहरी भाग होता है जिसको क्या कहते हैं प्रांतस्थ भाग कहते हैं। क्या कहते हैं प्रांतस्थ भाग कहते हैं। एक भीतरी भाग होता है जिसको अंतःस्थ भाग कहते हैं। और यह 15 से 16 पिरामिड जब मिलता है तो क्या बनता है 15 से 16 पिरामिड जैसे रचना
का बना होता है जिसे ब्रिक शंकु कहते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि पिरामिड कैसा होता है, तो ये इस प्रकार का होता है, दिखा देते हैं। पिरामिड कैसा होता है, तो इस प्रकार से होता है, त्रिभुजाकार होता है, और ये 15 से 16 रचना मिलकर बनते हैं। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, तो ब्रिक शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिक शंकु कहते हैं। चलिए, प्रत्येक ब्रिक में सूक्ष्म लंबी कुंडलित रचना या तो नलिका पाए जाते हैं, जो नेफ्रॉन या तो ब्रिक नलिका कहते हैं। ये नेफ्रॉन या ब्रिक नलिका क्या है, तो पहले ही बता दिए थे कि ब्रिक का जो होता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। और ये प्रश्न आएंगे। और ब्रिक में जो है कितनी संख्या में नेफ्रॉन पाया जाता है, तो ये भी बता दिए हैं कि कितने संख्या में पाया जाता है, तो 10 लाख की संख्या में पाया जाता है। तो ये याद रखना है, ये सारे VVI हैं। चलिए, नेफ्रॉन ब्रिक नलिका पाए जाते हैं या कहलाते हैं। नेफ्रॉन ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसको सही तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे स्टार लगा करके कि क्या है, तो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन क्या है, तो ब्रिक का, नेफ्रॉन ब्रिक का क्रियात्मक इकाई है। क्या है, क्रियात्मक इकाई है। इसको सही तरीके से याद रखना है। क्या है, तो यह ब्रिक जो है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। किसका, नेफ्रॉन जो है ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सही तरीके से डेली इसी समय में जुड़ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अब हमारा लगता है कि सेशन समाप्त होने वाला है। एक दो और प्रश्न नहीं है। अब आगे का वीडियो जो देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या इसके आगे होता है। चलिए, पहले सेशन को इसके अंतर्गत समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो यह एक संरचना है जिसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वुमेन संपुट, जो कि आगे का चैप्टर में समझना है, पार्ट 2 में समझना है। और इसके अंदर एक पतली पतली नलिका है, नलिका है। क्या है, नलिका। अगर जूम करें तो यहाँ पर आप सभी को पता चल रहा होगा कि यह पतली पतली नलिका है, जिसको क्या कहते हैं, तो ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक अविवाहित धमनिका होता है। क्या होता है, अविवाहित धमनिका, जो कि बाहर की ओर निकलता है, और एक अपवाहित धमनिका होता है। ये क्या है, तो अपवाहित धमनिका है। क्या है, अपवाहित धमनिका है। और यहाँ पर कुंडलित संरचना है। क्या है, कुंडलित संरचना है, जिसको कुंडलित नलिका कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, तो ये नली जो है नीचे की ओर जा रहा है, इस कारण से आरोही कहते हैं, आरोही चाप कहते हैं। और ये क्या है, तो ये अवरोही है। यहाँ पर इसको जो जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर, और ये ठीक है, यहीं पर रहना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, अवरोही कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, आरोही कहते हैं। चलिए, तो इसको आगे सही तरीके से समझेंगे, नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। आज का सेशन बस इतना ही तक था। अब यहाँ पर कुछ देखने के लिए है नहीं। तो चलिए, आज का सेशन समाप्त करते हैं। क्या आप सभी को अच्छा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो आप लोग नशा ऑनलाइन क्लासेस में सही तरीके से जुड़ने का प्रयास करेंगे, और हम डेली आप सभी के लिए क्लास लाते रहते हैं। तो चलिए, पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 को सही तरीके से देखेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।